नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम संजना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बीआरडी जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनुराधा जी, प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम, क्या हाल चाल है? बस गुरुजी ड्राइव कर रही हूँ अभी ऑफिस के लिए, अच्छा। तो आज क्लास ड्राइव करते हुए ही लूंगी। कितना दूर है? 1.5 घंटा गुरुजी। 1.5 घंटा ड्राइव करके जाती हो? हाँ जी गुरुजी। है तो 30 माइल ही, मतलब यहाँ हाँ। माइल में होता है जैसे, लेकिन ट्रैफिक बहुत मिलता है इसीलिए अर्ली स्टार्ट करती हूँ। बट ये वाली अच्छा। क्लास अर्ली होती है तो कई बार ऑफिस हाँ, पहुंच जाती हूँ तो फिर वहाँ कोने में बैठ के लेती हूँ क्लास इस चक्कर में। बट 2 अच्छा ही दिन जाना होता है मुझे, पूरा हफ्ता नहीं अच्छा। जाना। चलो ठीक है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल चाल है बब्बर? बस गुरुजी आपके हाँ, आशीर्वाद है। ठीक है। हाँ, एक ही तो बब्बर शेर है हमारे क्लास में। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? कुमार प्रवीण। आपने नीलम दीदी को बताया था कहाँ से स्टार्ट करना है। किनको? मुझे श्लोक नीलम। नंबर याद है गुरुजी, आपने 20 हाँ, नंबर बोला था। 20 हाँ। नंबर, 1 मिनट रुको। अच्छा, हम लोग किसने 20 नंबर श्लोक से ही शुरू करेंगे। 28 नीलम। 28। जी गुरुजी 28। पता नहीं मैंने क्यों 20 लिखा हो, तो मैं सुबह निकलने से पहले देख के आई। उस दिन मैं नहीं नहीं। मीटिंग में थी, मैं बाद में जस्ट लास्ट अच्छा, मिनट तो में अभी वो उस जगह पहुंचेंगे तो हमको पता चल जाएगा, चिंता नहीं करना है। हाँ जी गुरुजी, या मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी गुरुजी मैंने गलत लिख लिया हम्म। होगा फिर। गुरुजी एक चीज पूछनी थी, आप स्वस्थ हैं? आज किसी ने लाइव सेशन में लिखा आपकी टांग में पैर में क्या हुआ है। लाइव सेशन में लिखा? जी किसी ने लिखा गुरुजी आपकी लेग में क्या हुआ है। पता नहीं, नहीं अब कभी किसने के हो सकता है ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो किसी को लगा होगा कि पैर में कोई परेशानी है गुरुजी को। गुरुजी हमको समझ में नहीं आया कि वो क्यों लिख रहा है ऐसा। बहुत चाहने वाले हैं, क्या कीजिएगा। अच्छा। आज तो लाइव सेशन लिया था, फ्राइडे को गंगा जल लाने के लिए चला गया था। बड़ा अच्छा है वहाँ हमने अनामिका अटेंड जी किया का। राजी। आज हमने हाँ अटेंड किया, हमने रूबी ने हाँ और उसने अग्नि ने अंगेश ने सबने किया। हाँ हाँ, जी। तो अच्छा है। चलें आगे बढ़े। ओम प्रकाश जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, आप बस सर शुरू करेंगे। हाँ, आपने कहा था कि इस बार जो है एक एक एग्जाम्पल से करने वाले हैं, तो आगे हो तो हम लोग सब फिर से पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं आज्ञा ही आज्ञा है। सर। कभी कभी मन क्या, अभी मैं बताता हूँ मेरा मन क्या होता है, जानते हैं? जी जी। कि जितने लोग हैं ना क्लास में वो आए और कम हो जाते हैं ना तो मेरा मन थोड़ा छोटा हो जाता अरे है। कंप्लीट करो यार, छुट्टी करो। लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो, हमको लगता है कि आपने पैसा दिया है तो वो जो वाजिब है कि आप अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए और पढ़िए। लेकिन वो जो नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाता है ना, तो हम्म बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं क्लास को। अच्छा, तो वीडियो तो मिल ही जाएगा, गुरुजी का पढ़ ही लेंगे, ठीक है। इसका कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ कि वीडियो दूं कि नहीं दूं। दूं कि वीडियो तब मिलेगा जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो एक ही बार वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग क्लास में आए। तो नहीं गुरुजी, वो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो कई बार ड्यू टू ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पाते। और आई ट्राई, मैंने देखा बहुत से लोग हैं जो हम लोग लाइफ का अलग ही एक वो होता है, चाहे कानों में कितना भी जा रहा है ड्राइव करते, बट आई फील सो कनेक्टेड व्हेन आई एम जॉइनिंग लाइव हाँ विद यू। हाँ हाँ, तो हम अपनी पीड़ा बताए, ठीक है ना। 5 मिनट इंतजार करते हैं, अच्छा 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, अच्छा फोन करते हैं, ठीक है ना। अब इंतजार भी तो 15 मिनट नहीं किया जा सकता।
कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी एक छोटा सा डाउट था। जैसे हाँ आपने बोलिए। बताया कि जैसे जब तक यात्रा नहीं शुरू होती तब तक तो हम तीसरे और 90 पे निर्भर रहेंगे, तो जैसे ही यात्रा शुरू हो जाती है तो हम 7वें पे स्विच ओवर कर जाते हैं, अगर हाँ, देखा जब जाए हम तो। मार्ग मार्ग की जो व्यवस्था है जी। वो 7वें से समझ में। तो गुरु जी इसमें 2-3 जगह श्लोक में नवम को मार्ग को कहा गया, नवम वाले को नवम मार्ग स्थान। मार्ग के लिए रूप में नवम आपको पथिक के आने के संकेत के रूप में देखा गया है, लेकिन वो मार्ग में है, मार्ग में कोई तकलीफ होगा इसके लिए हमेशा सप्तम का ही प्रयोग किया गया है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। और ओके, वो जैसे भी आज, लास्ट। जी हाँ जी। और बताते हैं वर्तमान समय में हम तो आपको 3 भाव का अध्ययन कराते हैं, तृतीय 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 सप्तम और नवम का। बाकी लोगों के पास तृतीय सप्तम ही है कि छोटी यात्रा तृतीय से, लंबी यात्रा सप्तम से, और बस खत्म हो गया। क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह से, ये सब बातें नहीं है। तो चलिए आप बताइए और क्या प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे लास्ट जो श्लोक बताया था उसमें आपने बताया था कि लगन से या लग्नेश से नवम भाग नवे नवे स्थान में जितने ग्रह हो तो उतनी जगह भाग्योदय होगा, तो वहां भी नवम को इस तरह से देखा गया कि मार्ग में भाग्योदय होगा। मार्ग तो में वो भाग्योदय होने का मतलब होता है जैसे कि आपके पास कोई रिजर्वेशन टिकट नहीं था, बात जी बताते हैं, जी और आपको चाहिए था कि अगर रिजर्वेशन मिल जाता तो आराम से चले जाते। जी तो गुरु जी। आप गए और आपको कोई संपर्क ऐसा मिल गया, टीटी मिल गया या और कोई, मैं रेलवे की ही बात कर लेता हूँ, और वो आपको फर्स्ट क्लास जो है तो रिजर्व करके दे देता है कि आप बैठिए। तो आप क्या रास्ते भर यही सोच के घर से निकले कि परेशानी होगी, कोई रिजर्वेशन है नहीं है, ठीक है, तो एक तो वो हो गया। उसके बाद हो सकता है और कहीं आप उतरे, आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बस लेना था, कोई टैक्सी में कोई और सवार मिल गया, वो भी बड़ा साधारण हो गया। समझ गए ना। तो हम जब यात्रा में जाते हैं तो कई प्रकार के पड़ाव आते हैं जहाँ की हमको जरूरत होती है सुविधा की। समझ गए ना। तो वो सुविधा जितनी बार हमारे लिए सुविधाजनक हो जाए उतनी बार हम भाग्योदय मान लेते हैं। वहाँ राह के लिए ही मानना है और किसी चीज के लिए नहीं मानना। भाग्योदय मतलब ऐसा नहीं है कि हम चलेंगे तो मेरा भाग्योदय हो गया तो जीवन भर पैसा आएगा, ये सब नहीं है। आपको रास्ते में कितनी बार यात्रा आपका सुलभ और सुगम हो जाता है ये समझने की जरूरत है। अभी मोदी जी ने बोला था कि मध्यम वर्ग अपेक्षित है कि उसको सुविधा चाहिए, वो पैसा तो मांग नहीं रहा है। गरीब लोग पैसा मांग रहा है, अनाज मांग रहा है, गैस सिलेंडर मांग रहा है, घर मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है, सब चीज मांग रहा है। मध्यम वर्ग मांग नहीं रहा है, दे रहा है। जिसके पास जो सैलरीड पर्सन है, जैसे भी जो भी हैं, सब को आप टैक्स लगा दिए हो, 7 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिए तो वो टैक्स पे कर रहा है, और 15 लाख कमा करके भी कोई सुखी नहीं हो पा रहा है। बात को समझिएगा। 15 लाख कर दिए, 7 लाख पे टैक्स नहीं है, 10 लाख पे मान लो 20% है, उधर फिर 5 या 15, 1.5 लाख रुपया उधर निकाल लिए, 20 या 60 हजार रुपया इधर निकाल लिए, 2,10,000 रुपया निकाल लिए। उसके बाद 12,90,000 रुपया बचा। 12,90,000 रुपये में आप एक एक स्कूल का फीस 10-10, 15-15 हजार रुपये कर दिए। 2 बच्चे हैं, 30,000 रुपया वहां चला गया। मकान खरीद रखा है बेचारे ने 50 लाख का, 50,000 रुपया वहां जा रहा है। उसको खाने के पैसे नहीं बचते, क्रेडिट कार्ड यूज करता है। और उस मध्यम वर्ग को इसके बाद भी आपसे डिमांड नहीं करता, डिमांड इतना ही करता है कि वो जहां चले उसको सुविधा मिले, रास्ता अच्छा मिले, टिकट अच्छे से मिल जाए, हवाई जहाज पे सुविधा मिल जाए, उसको उसको यही चाहिए। अब बड़े लोगों को क्या चाहिए, बड़े लोगों को 500,000 एकड़ जमीन चाहिए, इंडस्ट्री लगाना है, और उसको 1 रुपया एकड़ के हिसाब से चाहिए। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा कि मोदी जी ने जो गुजरात में जब से ये सीएम रहे, 1 रुपये एकड़ में कई एकड़ जमीन भी जो है सो अलाउड कर दिए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप इंडस्ट्री बनाइए और रोजगार बढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए। ठीक है, वो उसके लिए देते हैं, दिया जाता है। आप लोग जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आप अपने कॉलोनी के आसपास देते हो, वो
उसमें मैंडेटरी रहता है कि आपको यहाँ प्लॉट दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि 10% गरीब लोगों का भी इलाज करना है, उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है, कहाँ खाना पूर्ति कर लेते हैं लोग, ये खत्म हो जाता है। स्कूल है, स्कूल को भी बोला जाता है कि बीपीएल श्रेणी में जो आते हैं उसके बच्चे को पढ़ा लें, कोई नहीं पढ़ाता, कहता है मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। सुविधा तो दे ही रखा है, लेकिन मिलता कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रवीण जी, हम लोग भाग्योदय का मतलब अपना भाग्योदय न समझें, रास्ते में आपका लक फेवर करता जा रहा है और आपको सुविधा प्राप्त होते जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। जी गुरुजी, थैंक आ जाइए ओम प्रकाश जी। जी सर। ये डेट है एक 14 मिनट जुलाई रुक जाइए, 2024। एक मिनट रुक। 14 जुलाई 2024। 17:05 गाजियाबाद। 17:05। आप बताइए इसमें क्या करना है। इसमें मेष लग्न बना दीजिए। मेष लगन बना। आप प्रश्न बता दीजिए। हम्म, हाँ सर यही है। प्रश्न ये है कि इनका एक लैंड का डील हो रहा था, वो डील में जो देने वाला था वो नाराज हो गया, बोला आपको किसी हालत में मैं नहीं दूंगा लैंड, चाहे मुझे फ्री में देना पड़े किसी और को दे दूंगा। तो इस तरह से उनका डिस्प्यूट होके खत्म हो गया। उसके बाद का एक क्वेश्चन था, क्या ये लैंड मुझे मिलेगा, क्या मैं इसे खरीद पाऊंगा, ये क्वेश्चन है उस आदमी का। आफ्टर दैट स्मॉल डिस्प्यूट के बाद ये वाला क्वेश्चन। देखिए आप लोग क्या क्या जवाब बनाते हैं, बनाइए। कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रथम दृष्टा तो लग रहा है कि इनको लैंड मिल जानी चाहिए वो, लेकिन जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया कि उन्होंने मना कर दिया, तो इसमें एक मुझे एक ही रीजन समझ आ रहा है, क्योंकि जो बुध बैठा है चतुर्थ में वो प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हमें खरीदना है, तो उसमें जो है बुध सस्टेज होके बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम नजर आ रही है गुरुजी। और जो दसम जो जो उन्होंने डीलर की बात बताई है, तो एक तो दसम पे केतु की दृष्टि है गुरुजी, और बुध बुध जो षष्ठ, लेकिन बुध की दृष्टि तो ठीक मानी जाएगी, तो सिर्फ केतु से दृष्ट है। और हालांकि इसकी पोजीशन ठीक है, 10 मेष की 11th हाउस में है। तो मेन जो रीजन समझ आ रहा है कि किस वजह से है, बुध षष्ठेश का एक तो प्राइम रीजन गुरुजी समझ आ रहा है ये। दूसरा, इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है गुरुजी, तो परचेज करनी है ना ओम प्रकाश जी इन्होंने। थोड़ा सा परचेज करनी है। हाँ जी थोड़ा जी, क्वेश्चन में फिर बोल देता हूँ, थोड़ा गलत ट्रैक पे है। इनका जब चल रहा था डिस्कशन, तो जो बेचने वाला था मना कर दिया, लेकिन अभी वो सोल बेचा नहीं है किसी को। इनका क्वेश्चन है कि क्या वो मेरे पास वापस आएगा, क्या मतलब अभी भी मैं इसको ले पाऊंगा कि नहीं। तो अभी डील खत्म नहीं हुआ है ना, अभी होना बाकी है, बट बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि थोड़ा सा ये लगे कि आसान काम नहीं है। क्वेश्चन सिंपल एक लाइन का है कि क्या मुझे लैंड मिलेगा या नहीं, बस इतना ही समझ। लैंड मिल जाना चाहिए, चंद्रमा की पोजीशन भी ठीक है, और क्योंकि चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में चतुर्थ को देख भी रहा है, चतुर्थ का स्वामी हो गया, और एज ए बीज अगर चंद्रमा को देखते हैं तब भी पोजीशन ठीक लग रही है। तो मेरे हिसाब से तो इनको इनकी डील हो जानी चाहिए। बाकी टाइम का मैटर है कि कब तक होती है, अदरवाइज डील हो जानी चाहिए। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, मेजर प्रॉब्लम कोई चार्ट में नजर नहीं आ रही है पर्सन में। डॉक्टर भारती बरनेजा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, अगर हम बीज के रूप में अगर चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में है,
वहाँ कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नजर आ रही है। और अगर हम फोर्थ हाउस को देखते हैं और फोर्थ भाव को देखते हैं तो प्रश्नेश ये हुआ, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात यहाँ से करेंगे। और लग्नेश जो है वो अपने से दूसरे में बैठा हुआ है, और वो लग्नेश स्वयं मंगल है जो खुद एक प्रॉपर्टी को दिखाता है, वो गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो ओवरऑल गुरुजी इतनी कोई मुझे समस्या तो नजर नहीं आ रही कि मंगल की स्थिति को देखकर या फोर्थ भाव की स्थिति को देखकर या चंद्रमा की स्थिति को देखकर। और चंद्रमा जो है वो लग्नेश को लग्न को देख भी रहा है, जो बीज है। तो उसके अकॉर्डिंग बस एक ये है कि शनि की दृष्टि है तो थोड़ा डिले से काम हो सकता है, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा जो भी काम है वो डिले से नजर आ रहा है। उसके अलावा ऐसा लग नहीं रहा कि काम नहीं होगा। बीआरडी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अ, प्रणाम। लग्न पीड़ित है सर, शनि दृष्टि से। और लग्नेश भी पीड़ित है, क्योंकि उस लग्नेश मंगल पर शनि का चतुर्थ यानी शत्रु दृष्टि है, इसलिए काम शायद नहीं होगा। जीवेश जोशी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी मैं तो पिछले लगभग 15-16 क्लास से ना ज्वाइन कर पाया हूँ ना वीडियो देख पाया हूँ गुरु जी अभी। तो पुराना ही जो पढ़ा था वही याद है, लगने वाला। हाँ, जी। याद करो, जो याद है उसी को बोलो। जी गुरु जी। एक तो लग्न में चर राशि है, दूसरा लग्न को शुभ ग्रह चंद्रमा देख रहा है, लग्नेश शुभ ग्रह गुरु के साथ है, तो ये तो पॉजिटिव है। और फोर्थ हाउस जो है उसमें भी शुक्र और बुध विराजमान है, तो अच्छा है। बस लग्नेश लग्न पर शनि की दृष्टि होने से कार्य में विलंब हो सकता है, लेकिन इनको प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि बाकी चीजें सही लग रही है। जैसे लग्नेश शुभ ग्रह के साथ और लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि और चर राशि होने से। इंदिरा राणा। सर चर लग्न की कुंडली बन रही है और चंद्रमा लग्न को देख रहा है। दूसरी चीज सर, आपने ये भी बताई थी कि हमें फोर्थ हाउस देखना है और टेंथ। फोर्थ से अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाहते हैं, और 10वां वो हो गया जहां से मतलब हमें वो बेनिफिट देगी या नहीं देगी, इस तरह का कुछ आपने बताया था। तो सर शनि, अगर हम टेंथ को देखें तो शनि की वहां पे पोजीशन ठीक है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। और लग्नेश सर अपने से, सर यहाँ पे ये देखेंगे वो 2-12 का रिलेशन है लग्नेश का लग्न से। सर मुझे लगता जो है कि इनको देखना वो हो देखो, प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। सर वो प्रॉपर्टी इन्हें मिल सकती है पर डिले डिले से, कोशिश करके। सुषमा शर्मा जी, आप कुछ बता पाए? सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि देखो ये ना शनि की दृष्टि, शनि लगन को भी डिले कर रहा है, लगन की दृष्टि है। और मंगल गुरु के साथ है, वो तो है तो दोनों मित्र में, लेकिन चंद फोर्थ भाव तो ठीक है, शुक्र बुध बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो डिले का ही कारण बन रहा है कि डिले मिलेगा सर, डिले हो सकता है इसमें प्रॉपर्टी मिलने में। संजना रघुवंशी। जी गुरुजी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि प्रॉपर्टी तो इनको मिलेगी पर थोड़ा डिले होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है लग्नों पे। लेकिन लग्नेश अच्छी स्थिति में है, गुरु के साथ है। गुरु जो है भाग्येश भी है, और गुरु की नवी दृष्टि दसम भाव पे भी पड़ रही है। और चतुर्थेश जो है वो भी केंद्र में है। तो गुरुजी प्रॉपर्टी तो इनको मिलेगी पर डिले होगा, शायद यही कुछ सोच रहे हैं जो जातक हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। इनके मन में ही कुछ शंकाएं हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अनुराधा जी। गुरुजी मेरा भी यही सोचना है कि जो सबने बताया
लेकिन डिले इसीलिए है क्योंकि बीआरडी सर ने जो बहुत अच्छी बात कही कि शनि की दृष्टि है और चंद्रमा क्योंकि लग्न को देख रहा है, तो इनका माइंड ही थोड़ा दिमाग में इनको लग रहा है, तो जिसको कहते हैं कंफ्यूजन में है कि करें कि ना करें। और उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि केतु की दृष्टि दशम भाव पे, तो ये खुद ही मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन मिलना चाहिए, अगर इन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया है अपने मन को तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले में मिलेगा क्योंकि शनि जो है, शनि की दृष्टि जा रही है लग्न के ऊपर, और शनि हमेशा कार्य को धीरे कर ही देता है। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये गुरु चर लग्न है और पृष्ठोदय लग्न है, और ये लग्न पे शनि की दृष्टि है, और ये लग्न पाप पृथ्वी में भी है, लेकिन चतुर्थ में शुभ ग्रह शुक्र और बुध दोनों में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन व्यक्ति की परेशानी और विलंब से मिल सकती है गुरु जी। ठीक है। भावना द्विवेदी। गुरुजी प्रणाम। मैंने गुरुजी जस्ट अभी ज्वाइन किया है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं। जातक को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, संक्षेप में यही प्रश्न है। कोई एक्स प्रॉपर्टी है, उसको ये खरीदना चाहता है, जी वो प्रॉपर्टी इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? चर लग्न है गुरुजी, तो 50-50 चांसेस हैं, थोड़ा विलंब से मिल सकती है। चलो ठीक है। रवि कुमार जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर चर लग्न है तो जिससे हम परिवर्तन को देखते हैं, उसका स्वामी नवमेश के साथ है पर द्वादशेश के साथ भी है, तो मतलब खर्चा कराएगा। जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये खर्चा करने को तैयार नहीं। तो अगर ये खर्चा करेंगे उससे इनको फायदा होगा। शनि की 11वें स्थान में स्थिति अच्छी है, भले ही वो लग्न को देख रहा है पर वो अपने भाव में है, तो डिले कराएगा पर ओवरऑल इनको बेनिफिट देगा। दूसरा असर 10th हाउस में तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि है और चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव भी है, तो वो भी एक अच्छा हो गया। और लग्न पे भी अगर देखें तो 3 शुभ ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव है। तो ओवरऑल सर बिल्कुल इनको मिलेगा। थोड़ा इनको, मुझे जो समझ में आ रहा है, थोड़ा इनको फ्लेक्सिबल होके उसको निगोशिएट करके क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये अपने चीज पे अड़े रहे तो और विलंब हो सकता है, जैसा सबने बोला। बीच में कहाँ गायब हो गए थे कुंभार जी? सर वो समय चेंज हो गया, फिर ऑफिस का थोड़ा काम वाम आता था तो बैठ नहीं रहा था। कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी, अब आप बताइए। सर मैं या बोलना और चाहता हूँ कुछ? कुछ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे लगन का भी शुभ ग्रहों से संबंध है, सप्तमेश का भी शुभ ग्रहों से संबंध है, तो प्रॉपर्टी तो मिलेगी। दूसरा, शनि सबसे बलवान ग्रह है और 11वें में बैठा है, तो हो सकता है 11 और नवांश में भी जो है इसमें जो है स्थिर राशि में गया है, तो हो सकता है 11 माह का समय लग जाए। 11 माह के बाद इनका काम हो सकता है। अच्छा। ये अच्छा है। थैंक बहुत यू। बढ़िया, गुड। हाँ बताइए ओम प्रकाश जी। जी पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। एक ग्रह इस चार्ट से मैं निवेदन करूंगा कि केवल शनि को हटा दिया जाए थोड़ा देर के लिए। अब अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें कोई भी फ्लो है क्या? कहीं भी। चंद्रमा अपने जगह पे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं। लग्न का कार्येश के साथ संबंध होना जरूरी होता है किसी काम को खत्म करने के लिए। अदरवाइज चंद्रमा की अच्छी स्थिति हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, 11th हाउस बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तब एक पोर्शन बनता है, तब तो अदरवाइज भी काम हो जाता है। और नहीं तो लग्नेश का लग्न का चंद्रमा के साथ, मतलब लग्न का रिलेशनशिप बनना जरूरी है।
तो यहाँ पर अगर हम कार्येश को लेते हैं, जो चंद्रमा है, और ये जो है लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, तो मेरा पहला ही काम हो गया कि ये चीजें जो है अच्छा लग रहा है। चर लग्न है, कोई शक नहीं है। उसके बाद गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी है, और मंगल भी लग्नेश दूसरे भाव में चला गया, गुरु अच्छा स्थिति में है। तीनों अशुभ ग्रह जो है सूर्य, केतु और शनि, ये भी एक तरह से देखा जाए तो हमारे तीसरे, छठे, 11वें भाव में बहुत अच्छे, जहां इनको होना चाहिए उसी जगह पर है। उसके बाद शुक्र और बुध ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह हैं। तो मेरे हिसाब से हम तो ऐसे ही देखते हैं कि प्रश्न में कहाँ के स्वामी है से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्र में तीनों शुभ ग्रह की स्थिति, और कोई अशुभ ग्रह की स्थिति नहीं होना, ये केंद्र को मजबूत बना रहा है। और बाकी चीजें जैसा हमने देखा कि जो बुरे ग्रह हैं वो सही जगह पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो काम है इनका होने के लिए पिक्चर परफेक्ट चीजें बन रही हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, ये शनि के कारण। शनि ने एक तो लग्न को देख लिया और दूसरा चंद्रमा को देख लिया, दोनों अल्टरनेट लग्न है। हमने अक्सर देखा है या तो लग्न से रिलेशनशिप बने या चंद्रमा से बने तभी काम बनता है, और ये दोनों को जो है शनि कहीं ना कहीं से परेशान किए हुए हैं। खुद जहां बैठे हुए ये बहुत अच्छा जगह है, लेकिन इन दोनों पे जो दृष्टियां हैं ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये शनि ने चंद्रमा को कैसे देखा? सॉरी नहीं, शनि ने चंद्रमा को नहीं देखा। 7, 8, 9, 10 नहीं, ये चीज गलत हो गया। शनि ने चंद्रमा को नहीं देखा, लेकिन तब थोड़ा सा और डिग्री इनका कम हो जाता है। तो शनि केवल लग्न को देख रहे हैं और लग्नेश को भी नहीं देख, तो लग्न पे देखने के कारण शनि जो है, और इसके साथ लग्न पे कोई दूसरा एफ्लिक्शन नहीं है एक्सेप्ट शनि, और दो एक ग्रह के एफ्लिक्शन हो जाता तो लग्न खत्म हो जाने से चीजें ही खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शनि का अपना प्रभाव अवश्य रहेगा, डिले होगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा। और जैसा रवि जी ने बोला इसमें खर्चा ज्यादा होगा, इस बात पे मैं समझना चाहता हूँ कि खर्चा कहाँ से कैसे बन रहा है, क्योंकि खर्चा जनरली, खर्चे का पैटर्न तो हम जो है सेकेंड हाउस से देखते हैं, वहां पर गुरु आप मंगल है, और ये जो द्वादशेश हाँ, तो इसको थोड़ा गुरु सा, लग्नेश के साथ बैठा है इसके लिए। हाँ, ये चीज है कि क्या इसको हम लोग समझ के ही बोले कि ज्यादा खर्चा करने से इनको प्रॉपर्टी मिल सकता है, और पेशेंस रखे जरूर मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ये मेरा बस। जी सर, नमस्ते। इसमें इसमें ये समझ में आ रहा है ओम प्रकाश जी कि अगर नवमेश मतलब अगर किसी सीनियर पर्सन की मदद के साथ ये अगर दूसरी पार्टी को अप्रोच करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हो सकता है द्वादश भाव का थोड़ा इफेक्ट कम हो जाए। पर वो सामने वाले ने क्यों बोला कि मैं आपको बेचना ही नहीं चाहता हूँ, वो भी एक प्रश्न है। हो सकता है कि ये दाम बहुत कम दे रहे हो तो उसने बोला भैया फ्री में बेच दूंगा पर तेरे को नहीं दूंगा। वो तो प्रश्न के पहले का चीज है, उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो बैकग्राउंड हाँ, केवल सो दिया। तो बैकग्राउंड हमको बस ये आंसर देने में मदद करेगा कि डील क्यों नहीं हो रहा है, खर्चे की वजह से नहीं हो रहा है या कोई और वजह है। तो इसलिए मैंने बोला अगर ये थोड़ा अच्छे ढंग से निगोशिएट करेंगे तो डील हो जाएगा। गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ इसमें। जो केतु बैठा है गुरुजी छठे भाव में, क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता? वो कोई इंस्टिगेट कर रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। क्योंकि अब केतु चूंकि क्या जी, है अभी हमारे जो बंधु लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हम इत्तेसाल योग आदि अभी नहीं देखेंगे, ठीक है ना? तो नहीं देखेंगे तो थोड़ा बहुत समस्या रहेगी, नंबर एक। नंबर दो, एक लाइन में ये बात याद रखिएगा, ओम प्रकाश जी के साथ सबको बताना चाहेंगे, यदि एकादश में कोई ग्रह बहुत बलवान हो वो काम निकलवा देता है, चाहे जैसे निकलवाए वो काम। समझ गए ना? ये एकादश का प्रश्न लग्न में अपना खूबी है। आप लोगों ने कहा कि शनि शनि डिले कराएगा, जो भी है दृष्टि है तो डिले हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पहला होना चाहिए चर लग्न है, पृष्ठोदयी लग्न है, मंगल का लग्न है, ये तीन बातें हो। लग्नेश दूसरे में है, धन स्थान के स्वामी के साथ नहीं है, धन के कारक के साथ है, ठीक है, गुरु के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, कह सकते हैं।
केंद्र में यदि हम चारों खाना देखते हैं, लग्न से च्युति, वृद्धि, निवृत्ति और प्रवास, ये चारों में से कोई भी भाव अन्य ग्रहों के द्वारा छेड़ा नहीं जा रहा है, ये चारों का चारों बुलंद है। ठीक है। अब द्वादशेश जो है वो भाग्येश भी है। जो कह रहे हैं रवि कुमार जी की थोड़ा खर्चा करेगा तो हमको ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगा। तो जो लग्नेश है वो भाग्येश के साथ युक्त है। भाग्य का यहाँ कोई रोल होता नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई पर्सन आ जाए, या हम जमीन का मोल नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मोल दे दें, जमीन मिल जाएगा, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, जमीन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे तरफ से यही है। और शनि यहाँ ओम प्रकाश जी ये मान करके चलिए किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। शनि एकादश में सबसे मजबूत होने के कारण इसके कार्य होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। प्रश्न लग्न में एकादश में यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो या कोई अन्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे स्थिति में ये क्या नाम कहते हैं, काम का होना निश्चित होता है। वैसे ये पृष्ठोदयी लग्न है, थोड़ा सा तो आप लोगों को और हमको भी परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद का सब चीज इतना अच्छा है, इसमें हमारे काम को रोकना नहीं चाहिए, काम को हो जाना चाहिए। अब हमने कल परसों में बताया था, चर राशि में यदि है, स्थिर राशि में है और स्वभाव राशि में है, कुमार प्रवीण जी को याद है, लग्न से जितने दूर मजबूत ग्रह बैठे हैं उतने महीने में काम होगा। तो सबसे मजबूत ग्रह शनि है और वो 11 घर दूर है, तो 11 महीने में काम होगा। वो स्थिर राशि में बैठा है, तो स्थिर वालों के लिए 11 दूनी 22 महीना बोला जा सकता है क्या, कुमार प्रवीण जी? जी गुरुजी। चलिए अच्छा है। इसमें मैं ये सोच रहा था, अभी इनके मन में प्रश्न आया होगा, जून से शायद डीलिंग चल रही, तो जून में शनि वक्री हुआ गुरुजी, इसमें तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो इनका दशमेश है? ये प्रश्न लगन पे उतना फर्क नहीं दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा गुरुजी एक जी, छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी हाँ बोलो। गुरुजी जैसे इसमें हमने इसकी पत्रिका देख ली और हमें पता लगा कि इस ग्रह के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या हम उसको उपाय बता सकते हैं पर्सनल लगन में? यार सब जगह उपाय मत बताओ, देख थोड़ा जस्ट फॉर आइडिया। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, रियल में बताता हूँ, मैंने कभी इस प्रश्न लगन पे कोई उपाय नहीं बताया है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रश्न लगन पे प्रश्न है, होगा नहीं होगा दैट्स ऑल। आपके रेमेडी कर लेने से थोड़ी होगा। ये देखो कि किसी के साथ इत्तेसाल है, कम्बूल योग बना रहा है, तो किसी तीसरे के मदद से आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी ढूंढो, उपाय मत करो। ठीक है। कौन ऐसा आदमी है जो नेता का पैर भी लेकर के आएगा और उसके उस काम हो जाएगा? कौन ऐसा आदमी है जो ब्यूरोक्रेट से कहवा देगा, उसका काम हो जाएगा? तो ये सब बातें समझने की जरूरत है। ठीक है कुछ ठीक है ना। ठीक है। मैं अपने होम टाउन में जब रहता था, तो सुबह सुबह कोई ना कोई मेरे दरवाजे पहुंच जाता था, चलिए आप कहाँ चलेंगे, उसको बोल दीजिएगा तो कुछ कम पैसा ले लेगा हमसे, ठीक है ना। कोई भी चीज के लिए उठा के ले जाता था कि आप जाइएगा, क्योंकि थोड़े से हम अपने शहर में अपने इज्जत के साथ थे, आप जाइएगा बोलिएगा तो 200 रुपया भी छोड़ देगा, तो 20 टेलर ईटा लेना है भट्टा का, मेरे 4000 रुपया बच जाएंगे। आप समझते हो ना कोई थर्ड पार्टी का सहयोग, जिससे पता है कि ये आदमी यदि चला जाएगा तो वो ना मना नहीं कर पाएगा। इसीलिए कम्बूल योग बन रहा हो, गैर कम्बूल योग बन रहा हो, तो ऐसे योगों में हम लोग जो है सो सहायता लेते हैं। तो वो योग 16 ही है, उसको 16 को 16 बार पढ़ लीजिए, टेबल के तरह याद हो जाएगा, धीरे धीरे फिर और ज्यादा प्रभावी होने लगेगा पत्रिका में। पत्रिका चूंकि मोटा मोटा लगा कि पत्रिका अच्छा बन गया है, इसीलिए काम होने की संभावना है। अगर काम हो जाएगा तो हम प्रकाश जी पुनः क्लास को सूचित करेंगे, ठीक है ना। अभी सूचित कर देना चाहता हूँ, ये तो 5-7 दिन पुरानी बात थी, अभी इसका निष्कर्ष निकल भी गया। निष्कर्ष ये निकला कि एक थर्ड पार्टी के माध्यम से जो गांव के सबसे मजबूत व्यक्ति थे
उनका अचानक उस व्यक्ति से संबंध हो गया, दोनों एक साथ एक फोरम पे पकड़े गए, बात बात में उन्होंने कह दिया इसको कर लो, क्या बात है, पैसे अधिक चाहिए, तो उनके तरफ से कमिट कर दिया कुछ ज्यादा, और उसी समय डील क्लोज हो गई। तो अभी ये हो चुका, बस तीसरे आदमी के माध्यम से खत्म, ऑलमोस्ट मतलब ओके हो गया दोनों में, अब पैसे के लेन देन की बात है, मनबंध हो गया, तो बहुत काम हो गया। और तीसरे पर जैसा उन्होंने कहा जुपिटर के माध्यम से लग्नेश का बन रहा था संबंध, तो जुपिटर नहीं लेकिन सूर्य जैसा किसी आदमी के थ्रू इसका हो गया। हाँ हाँ, समझ गए, किसी तीसरे आदमी के संबंध से। ये चलिए बढ़िया है। इसी तरह से प्रश्न का जवाब यदि आ जाता है तो हम लोग जो देखते हैं तो उसको ताकत मिलता है। अब हम लोग बोलिएगा गुरु जी आप भी हमारे में शामिल हैं, हाँ हम भी आपकी तरह स्टूडेंट में शामिल हैं। ठीक है भारती, बोलो क्या प्रश्न है। गुरुजी ओवरऑल तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन बस हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो लग्न पे शनि की दृष्टि है वो समझ में आ गई, लेकिन जो लग्न पाप कर्तरी में है उसको हम कैसे समझेंगे? पाप कर्तरी कैसे मानोगी, जब बगल में गुरु बैठा वो पास दे देगा उसको। अच्छा, पाप प्रभाव बोलेंगे तो कह सकते हो कि उसके आसपास अशुभ ग्रह बैठे हैं, बोलने के इसमें चेंज लाना पड़ेगा। पाप जी। कर्तरी नहीं बोलना है, पाप कर। हाँ। अब तब तो तुम जगन्नाथ भसीन की चेला हो जाओगी, वो तो 2 घर आगे भी अगर पापी ग्रह बैठा है तो भी पाप कर्तरी बना देते हैं। नहीं, वो समझ रही हो। मिस्टेक हो गया गुरुजी। हाँ, तो पाप उसमें प्रभाव। हमेशा हाँ। पाप प्रभाव कह सकती हो कि पाप प्रभाव है, पाप कर्तरी नहीं बोले। कर्तरी में प्योरली पापी ग्रह होना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है। अब पाप मान लो तुम किसी आतंकवादी को घेर लियो, घेरा बना डाली, अब वो निकल ही नहीं सकता, वो पाप कर्तरी में हो गया, यही मान के चलो। जी। लेकिन वहां कोई सिविलियंस है जो उसको स्पेस दे देगा, इधर से निकल जाओ, और वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। ठीक है ना। तो उसी तरह से यदि साथ में शुभ ग्रह होता है तो उसको स्पेस रहता है अपने आप को सेव करने का। ठीक है ना। तो जी इसीलिए गुरुजी। उसको पाप प्रभाव में बोलो, कर्तरी में मत बोलो। कर्तरी का मतलब बहुत ऊंचा हो जाता है। जी ठीक है बीआरडी गुरुजी। जी, आप बताएं क्या प्रश्न है। गुरुजी, तो काम निकल गया वो ठीक है। लग्न से वो खरीद करने वाला है, और सप्तम से वो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, उसके मन में क्या है वो, ये क्या हम समझ सकते हैं इस कुंडली से? वो बेचने वाले के मन में क्या है? अब देखेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, अच्छा है। इसी तरह से प्रश्न आते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा श्लोक संख्या बताया था आपने अनुराधा जी? 28 गुरुजी। हाँ 28, 27, 28। क्रूर युक्ते छिते मंद सुदृग्यो योग वर्जितः धर्मस्थ तनुते व्याधि प्रेषित त्यागो मृत्यु। यदि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट शुभ ग्रहों से योग से वर्जित हो तो शनि नवम स्थान में स्थित हो और अन्य कोई योग न पड़ता हो तो शरीर में रोग होता है, यदि 8वें में हो तो मृत्यु होती है ना। ये हमने नहीं पढ़ा था, हम लोग और कहीं थे। लग्नाद्वा हाँ यहाँ ठीक है, यही पहला होगा। 27 तक पढ़ लिया था। लग्नाद्वा लग्ननाथद्वा यावन्तः सौम्य खेचरा मार्गे तत्रोदया वाच्या स्थाने स्थाने विचक्षणः। लग्नाद्वा लग्नाथाद्वा अर्थात प्रश्न लग्न तथा लग्नेश से नवम स्थान में जितने शुभ ग्रह हों उतने ही स्थान में पथिक को मार्ग में भाग्योदय होता है। तो ये मार्ग में भाग्योदय होता है प्रवीण कुमार जी, उसको सहयोग प्राप्त हो जाता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाता है। ठीक है ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर इसमें ये, मैं थोड़ी क्षमा चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन इसमें नवम मार्ग से मतलब भाग्योदय से रिलेटेड नहीं, मेरा मतलब ये था कि नवम को जो है मार्ग बार बार मार्ग के लिए नवम की वो दी है, रिलेशन हाँ दिया है। हाँ 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 वो हाँ, कंफ्यूजन हाँ। होता है क्योंकि हम सप्तम को देख रहे थे मार्ग से, नवम से तो यात्रा होगी नहीं होगी ये देख रहे थे गुरुजी हम। हाँ, यहाँ तो देखिए नवम स्थान में जितने शुभ ग्रह हों, तो ये कहाँ कह रहा है कि अभी यात्रा चल रहा है, यात्रा जब शुरू हो जाएगा तो उसको मार्ग में भाग्योदय प्राप्त होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू।
उतने स्थान में पथिक को, इसका मतलब है कि अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुआ। जब यात्रा प्रारंभ होगा तो जितने 2 शुभ ग्रह होंगे तो 2 बार उसको लाभ मिल जाएगा, 3 शुभ ग्रह होंगे 3 बार लाभ मिल जाएगा, 1 शुभ ग्रह होंगे 1 बार सहायता मिल जाएगा। ठीक है ना? समझ गया गुरुजी, थैंक यू। अब आ जाते हैं क्रूर युक्ते क्षितो मंदः दृग योग वर्जितः। ये भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था लगभग। धर्म अस्थ तनुते व्याधि प्रोसी तस्याष्टगो मृतिम। यदि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट शुभ ग्रह के योगों से वर्जित होता हुआ शनि 9वें स्थान में स्थित हो। अब समझिएगा कि शनि 9वें में हो और उसको सिर्फ और सिर्फ पापी ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, अन्य कोई योग न पड़ता हो तो शरीर में रोग होता है। यदि 8वें में हो तो मृत्यु होती है, अर्थात यही शनि यदि 8वें में हो तो मृत्यु होती है। ठीक है? और 9वें में है तो रोग होता है। तो यहाँ आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि 8वें में हो तो मृत्यु होती है। यदि शनि पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट होता है और अशुभ ग्रहों से वर्जित होता है, अन्य अच्छे योग अर्थात लग्न शुभ प्रभाव में न हो, चंद्रमा अच्छे स्थिति में न हो तो जातक की मृत्यु हो जाएगी, चाहे शनि 9वें में हो या अष्टम में हो। हमारे हिसाब से ये दोनों ही चलेगा, अष्टम में हो या न हो, 9वें में भी होगा तो भी मृत्यु हो जाएगी। रोग होना तो साधारण बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जा मित्रस्य शुभोत्थे याता नायाति दुर्धरा योगे, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। मित्र स्वामी निषेधात पयोथे शत्रु रुक चौरात। यदि प्रश्न लग्न में 6ठे या 7वें स्थान में शुभ ग्रहों में दुर्धरा योग पड़ रहा हो तो पथिक मित्र या स्वामी के कहने से रुक जाता है और लौट कर नहीं आता है। यदि पाप ग्रह हो तो शत्रु रोग तथा चोर से कष्ट को प्राप्त होता है और घर लौट करके आता है, ऐसा समझना है। तो क्या है प्रश्न? लग्न से 6ठे 7वें स्थान में शुभ ग्रह से दुर्धरा योग। अब 6ठा और 7वां ये दोनों स्थान तो हमारे प्रतिद्वंदी के लिए है या हमारे रुकावट के लिए है। तो ऐसे में यदि अशुभ ग्रह शुभ ग्रह से दुर्धरा योग पड़ रहा हो तो किसी न किसी के कहने में आकर के वो रुक जाता है, लौटकर नहीं आता। अर्थात अभी वो कुछ दिनों तक वहीं काम करेगा, रुक जाओ दशहरा में नहीं, होली में घर चले जाना, ऐसा कई बार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी थोड़ा सा वो संक्षिप्त में दुर्धरा योग बता देंगे प्लीज? वो समझ दुर्धरा योग हमने कहा था, मैं आज फिर लिख लेता हूँ, मैं देख करके बताऊंगा। ठीक ठीक है, है, ठीक है गुरुजी। मेरे दिमाग से उतरा हुआ है। गुरुजी मैंने नेट पे देखा था, 2 चीज लिखी हुई है उसमें, अगर कहो तो बोलो। क्या क्या चीज लिखी थी उसमें तो बताओ। एक जगह तो लिखा हुआ है कि चंद्रमा और चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो। दूसरी जगह लिखा हुआ था कि चंद्रमा के दोनों तरफ, मतलब दूसरे और 12वें में राहु केतु और सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह हो दोनों तरफ, तो दुर्धरा योग होता है। वही मतलब जो है केमद्रुम का अपोजिट हो गया गुरुजी। और कोई बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी सर, चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य को छोड़ के अगर कोई ग्रह है तब दुर्धरा योग बनता है। अब पता नहीं सही है चंद्रमा कि नहीं, मैंने यही को पढ़ा है छो सर। चंद्रमा चंद्रमा से 2nd हाउस में और मैं चंद्रमा से लिख रहा हूँ। 12th हाउस में, 12th हाउस चंद्मा में, के दोनों ओर, मतलब चंद्रमा से 12वां और चंद्रमा से दूसरे, सूर्य को छोड़ के अगर कोई और ग्रह है तब दुर्धरा योग बनता है। यानी चंद्रमा लग्न में हो तब? नहीं, न वो न तो कहीं भी सुनफा हो। अनफा हो गया। नहीं, दुर्धरा में तो चंद्रमा आपको कहीं भी हो, दोनों 6, 8, तरफ 12 मुझे नहीं पता। एक मिनट, दुर्धरा हाँ हाँ, दोनों सूर्य को दोनों एक मिनट रुकिएगा। सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह चंद्रमा के हो, दोनों तरफ, चंद्रमा कहीं भी प्लेस्ड तो हो। दुर्धरा योग बनता है। ये एक सिमिलर योग बहुत होता है। आप बोलिए, अब आप कौन बोल रहे थे? सर सर दुर्धरा योग में चंद्रमा के दूसरे और 12वें में शुभ ग्रह होना जरूरी है। अगर जो इंदिरा जी बोल रहे हैं वो सुनफा अनफा वाला योग हो गया कि
सूर्य को छोड़ के कोई दूसरा ग्रह, सूर्य राहु केतु को छोड़ के, वो सुनफा अनफा हो गया। हाँ उसी में दुर्धर दुर्धरा योग, हाँ उसी के साथ ही दुर्धरा योग पड़ा उस था मैंने जो आप बता रहे हो। हाँ, तो दुर्धरा में दोनों तरफ शुभ ग्रह होने चाहिए, जैसे बुध और अच्छा शुक्र के बीच में आ हाँ गया सूर्य वैसे। को छोड़ के शुभ नहीं। अच्छा, वो चंद्रमा सुनफा के अनफा है। दोनों ओर शुभ ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है, ठीक है। चंद्रमा शुभ कतरी में हो, कहने का मतलब ये। हाँ नहीं सर। हाँ, समझ गए। देखिए, कई प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन यही है कि जितने भी योग बनते हैं चंद्रमा और सूर्य से ही बनते हैं, बहुत सारे योग। उसमें मैं समझ गया, आपको लोगों को समझाने की जरूरत है अब। तो कि शुभ ग्रहों से दुर्धरा योग, आप जैसे इंदिरा राणा जी बोल रही थी ना, हाँ जी सर। जैसे आपने कहा ना सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो, तो वो भी सही है। यहाँ कह रहा है हाँ चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह हो। यहाँ कह रहा है कि छठे या सातवें स्थान में शुभ ग्रहों से, अर्थात शुक्र गुरु बुध चंद्र, इससे दुर्धरा योग पड़ रहा हो। इसका मतलब है अशुभ ग्रहों से भी दुर्धरा योग पड़ता है, हाँ समझ जी रहे हैं ना। पड़ रहा हो तो पथिक मित्र का स्वामी के कहने से रुक जाता है। अगर शुभ ग्रह का योग हो गया छठे सातवें पर, तो फिर वो पथिक के स्वामी के कहने पर रुक जाता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। यदि पाप ग्रह हो तो शत्रु और रोग और चोर के कष्ट से, शत्रु हो गया कोई, किसी तरह की परेशानी हो गई, पैसा जमा करके रखे थे घर जाने के लिए, पैसा चोरी हो गया, ऐसे किसी न किसी कारणों की वजह से हम घर नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कहता है चंद्रा अर्क योस् छिद्र योर यमेन संदृष्टो स्यात् पर शस्त्र भीति रंध्रे सिते गे चौ सुखाप्ति रारे मंदे भयम पाप योगी छिते ध्वनि। कहता है यदि चंद्रमा सूर्य अष्टम स्थान में हो और दोनों पर शनि दृष्ट हो तो पथिक को मार्ग में ही शस्त्र का भय होता है। ये तो बहुत आसान है, आप अपने आप समझ जाइएगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों यदि अष्टम स्थान में हो या किसी भी स्थान में हो और दोनों पर शनि का दृष्टि हो जाए तो पथिक को मार्ग में कष्ट होना ही होना है। वो अंग भंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोटिल हो जाए, कुछ भी संभव है। और चूंकि शनि के लिए बोल रहा है तो यहाँ रोग की भी बात बोल सकते हैं कि रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया या और कोई परेशानी हो गई। और यदि अष्टम स्थान में शुक्र या बुध हो तो सुख मिलता है। तो अष्टम स्थान में शुभ ग्रह है तो सुख मिलेगा। हमने कहा कि अष्टम और द्वादश स्थान किसी भी ज्योतिष में या तो वो खाली हो या हो तो वहां शुभ ग्रह हो, ऐसा ही मान करके चलना चाहिए। यदि अष्टम स्थान में मंगल शनि पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो मार्ग में भय होता है, हमारा मार्ग अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी भाव की मजबूती के लिए यदि अलग से किसी चीज को देखना है तो पहला नंबर केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए, 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह होना चाहिए, 8, 12 में कोई ग्रह ना हो, और ग्रह हो तो शुभ अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह होगा तो परेशानी है। इसीलिए नवम से 12वां स्थान 8वां स्थान है। यदि वहां अशुभ ग्रह है तो हमको यात्रा में कष्ट होगा, नवम स्थान पीड़ित होगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। आगे बढ़ लेते हैं और एक ही साथ पढ़ लेते हैं। लग्नेश्वरे शीत करे थे षष्ठे तूर्ये अष्टमे वाप्यति नीच गेवा अष्टंगते छिद्र पतोत इत्थसाल युक्ते शुभैर दूरगतो मृतः स्यात्। ये 31वां है। और 35वां है सौम्यैर युतो वा परदेश संस्थितः सुखी च जीवेत पथि सौख्यमेति। इस सब को एक साथ ही समझ लेते हैं। कहता है कि कोई भी प्रवासी बाहर गया हुआ है, वो जीवित है या मर गया, ऐसे प्रश्न में हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अभी मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा, वो मैं ले लूंगा
क्या नाम कहते हैं, अनामिका है, आप लोग कभी किसी क्लास में उसको देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिसके सानिध्य में मैं शुक्रवार को रहा गढ़मुक्तेश्वर में। तो उनके ना हस्बैंड के बड़े भाई घर से निकल गए हैं और निकलने से 25-30 वर्ष हो गया है। उनके बारे में उन्होंने प्रश्न किया है, तो मैंने प्रश्न लगाया, उसको लिखा दिया है। अभी हमको याद नहीं है क्योंकि मैं कागज पेन लेकर के गया नहीं, और वो लैपटॉप लेके गई थी कि रास्ते में गुरुजी को अपने आश्रम में बिठाऊंगी तो कुछ फायदा भी उठाऊंगी, है ना। आश्रम में बैठ के हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया था, तो वो वाला बताएंगे। तो प्रवासी मृत हो गया, इसके लिए शनि मंगल तो आएगा ही। अब आप लोग अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज हो सकता है। क्या मैं वही बोलने जा रहा हूं या अलग से बोलूंगा? ठीक है, इतना ही ध्यान देना है कि क्या मैं अब जो बोलूंगा यहाँ से वही बोलूंगा या उससे अलग बोलूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ आप लोगों को देखना है। कहता है कि ऐसे प्रश्न में यदि लग्नेश तथा चंद्रमा छठे, चौथे, 8वें स्थान में रहकर अति नीच राशिस्थ तथा अस्तंगत हो और इत्तिसाल करे तो प्रवासी दूर जाकर मर गया है। फिर से सुनिएगा, ऐसे प्रश्न में यदि लग्नेश तथा चंद्रमा छठे, चौथे, 8वें, हमने कहा है चंद्रमा को चतुर्थ में भी कभी कभी बहुत अच्छा नहीं बताया जाता, क्योंकि क्षीण चंद्रमा हो सकता है, इसीलिए चतुर्थ को लपेट लिया जाता है। और हाँ, इतना ही, अभी लंबा नहीं बताएंगे। तो रहकर नीच राशि के साथ या अस्तंगत, जो नीच राशि स्थित ग्रह होगा या अस्तंगत ग्रह हो और इत्तिसाल करे तो प्रवासी दूर जाकर मर गया है, ऐसा समझना चाहिए, पहला। दूसरा, यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में स्थित वक्री ग्रह से चंद्रमा इत्तिसाल करे, एक चतुर्थ स्थान में वक्री ग्रह, यदि गुरु भी वक्री होगा तो वो बुरा हो जाएगा, ये मान लेना है। हम जब गुरु बोल दिए तो शुक्र और बुध और तो आ ही गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अन्य ग्रह मंगल, शनि अगर वक्री है तो वो और भी पापी हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो चतुर्थ स्थान में स्थित वक्री ग्रह से चंद्रमा इत्तिसाल करे और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो विदेश गए हुए परदेशी की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए क्या है, यदि निर्बल शुभ ग्रह छठे, 12वें तथा 8वें स्थान में शुभ ग्रह से दृष्ट हो और चंद्रमा तथा सूर्य पाप ग्रहों से युक्त हो तो प्रवासी को मरा हुआ समझना चाहिए। इसको फिर से समझिएगा, निर्बल शुभ ग्रह, पहले ही बोल दिया जो शुभ ग्रह है वो निर्बल है। छठे, 12वें, 8वें स्थान में शुभ ग्रह से दृष्ट हो और चंद्रमा तथा सूर्य पाप ग्रहों से युक्त हो तो प्रवासी को मारा हुआ समझना चाहिए, किसी ने उसको मार दिया ऐसा मान लेना चाहिए। अब आगे कहता है कि पृष्ठोदयी लग्न हो, पाप ग्रह त्रिकोण केंद्र षष्ठ और अष्टम स्थान में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो परदेश में गए हुए पुरुष का मरण और नवम सूर्य हो तो रोग से पीड़ित जानना चाहिए। अगला क्या कहता है, यदि चतुर्थ भाव में 7वें भाव पर्यंत किसी भाव में बैठा चंद्रमा किसी ग्रह से इत्तिसाल करे, वह शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त हो तो परदेशी मनुष्य जीवित जाने तथा वह सुखपूर्वक घर आवेगा, ऐसा कहें। लौटने की तो बात हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे किस भाव को हाईलाइट किया गया और क्यों किया गया, ये हम पूछना चाहें।
आप लोगों को तो हमने सुना ही दिया कहानी, अब हमको ये बात पूछना है। और ये बात बताइए कि कौन से ग्रह को, कौन से भाव को और कौन से ग्रह को हाईलाइट किया गया। जी जी गुरु जी, मैं बोलता हूँ। इसमें पहले तो एक करेक्शन है, जो लास्ट से तीसरा वाला जो था उसमें आपने जो ये कहा था कि अशुभ ग्रह अगर मतलब कमजोर ग्रह छठे में बैठे हो, छठे आठवें में हो, और उसको शुभ ग्रह दृष्टि दे रहा हो, इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड हो, तो व्यक्ति को मरा हुआ समझना चाहिए। क्या यहाँ पे अशुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए? कमजोर शुभ ग्रह छठे आठवें में हो और नहीं उसमें नहीं, अशुभ, अशुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, कमजोर हाँ शुभ तो यहाँ ग्रह। शुभ लिखा हुआ तो ये गलत। तो एक चीज ये हो गया। बाकी अब आपका जो प्रश्न है उसमें तो यही है कि इसमें चतुर्थ भाव को बार बार बोला गया। चतुर्थ भाव, छठा भाव और आठवां भाव, इन तीनों भावों को लिया गया है, जिसमें मृत्यु के लिए चतुर्थ भाव से संबंधित हमने पहले भी पढ़ा कि चतुर्थ भाव से रिलेशन अगर बनता है तो प्रॉब्लम है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो अस्त ग्रह हो उसका, या नीच ग्रह हो, डेबिलिटेटेड और जो अस्त है, ये दोनों का अगर संबंध चतुर्थ से या चतुर्थेश के साथ और चतुर्थ से बनता हो तो उसको प्रॉब्लम समझना चाहिए। इसको अगर बड़े रूप में समझा जाए तो छठे आठवें भाव में भी अगर अस्त ग्रह का प्रभाव पड़ता है कहीं भी, तो उसको मैलेफिक में लें, और मैलेफिक होकर अगर अस्त है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं। ये भी हमने यहाँ से सीखा। और तीसरा जो ग्रहों का, बाकी ग्रह में इसमें कहीं भी मार्स और शनि की बात कहीं नहीं गई है, जो कि आना चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। वो लेकिन पीछे अगर, आया ही है, और अशुभ ग्रह अच्छा, के रूप में तो आप मार्स और शनि को ही लेंगे ना। जी 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 नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहता था ओम प्रकाश जी। जी सर। मैं जो सुनना चाहता था वो नहीं बोले। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं यहाँ कोशिश करूँ। प्रमुखता से आपने बहुत हद तक बोलने का प्रयास किया, लेकिन प्रमुखता से किस भाव और किस ग्रह की चर्चा की गई और क्यों की गई, मेरा ये पूछना है। गुरु जी चंद्रमा की चर्चा ज्यादा की गई इसमें, 6 8 12 और चंद्रमा। लग्नेश और चंद्रमा, ये बात है, पहले लग्नेश बोलना पड़ेगा, जी क्योंकि ये जो 8 12 बोल रहा है ना, वो किसके संदर्भ में बोल रहा है। लग्नेश पीड़ित हो जाएगा। जी चतुर्थ पथिक का सुख स्थान है, इसीलिए चतुर्थ को ले रहा है। आप बात को अब हम भूल गए, ये जितना कथा आपको कहे ना कि छठा आठवां 12वां सब भूल गए। हमको इतना ही याद है कि सूर्य शनि पीड़ित हो जाए, लग्न लग्नेश पीड़ित हो जाए, चतुर्थेश पीड़ित हो जाए, किसी भी तरह से लग्न को पीड़ित करने के लिए छठे आठवें में पापी ग्रह हो जाए, 12वें में पापी ग्रह हो जाए, चतुर्थ स्थान के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए, चतुर्थ से छठे आठवें में पापी ग्रह हो जाए। चतुर्थ का छठा कौन हो गया? नवां स्थान हो गया। नवम। तो नवम में चाहे अशुभ ग्रह हो जाए, और आठवां एकादश स्थान हो गया, तो ऐसे भी हमारा डब्बा गोल हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो हमारा कहना है कि 3 चीज है, सूर्य और चंद्रमा, जीवन और पोषण, लग्न चतुर्थ, लग्न मतलब पथिक और उसका सुख। ये इतना सा बात याद रखिए। और ये कैसे पीड़ित अगर हो गया, अगर पीड़ित हो गया तो फिनिश, पीड़ित नहीं है तो सुखपूर्वक घर वापस लौटेगा। इससे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत, ये इसमें अगर दिमाग लग गया, भाई मर गया है क्या, तो हमको दिमाग कहीं नहीं ले जाना। वो आने के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है। नवम तीसरे को हमको देखना ही नहीं है। हमने कहा कि जितना स्पष्ट रूप से शास्त्रकार कहना चाहता है, हम जैसे गुरुजन उसको उतने स्पष्ट रूप से आपको बताने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से आप गोल गोल हो जाते हैं। यहाँ जीवन मरण का प्रश्न आया पथिक का ही प्रश्न, लेकिन हमने तीसरा और नवा लेना भूल गए। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में चलने की बात नहीं हो रही है, उसके जीवन मरण पे प्रश्न अटक गया कि वो जीवित है या मर गया। आया ही नहीं। कब कब बोला था चले हैं, अभी तक नहीं आया, 8 दिन हो गया। सारे रिश्तेदारों को फोन लगा लिया, क्या हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया है या कहीं मरा गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ जो ये 5 6 श्लोक है, इसमें यही मूल मंत्र है हमारे लिए
कि लग्न पथिक, उसका चतुर्थ, उसका सुख, इसकी पीड़ा, और सूर्य और चंद्रमा का अच्छा होना या सूर्य और चंद्रमा का पीड़ित होना उसके मृत्यु को दर्शाएगा। लग्न चतुर्थ अच्छा होना और सूर्य और चंद्रमा का अच्छा होना उसके जीवन को दर्शाएगा। जीवन मृत्यु के संदर्भ में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? उसके पहले हम लोग जान रहे थे कि रास्ते में मर गया, नवम के ऊपर शनि का प्रभाव है, समझ रहे हैं? तो ये सब अलग है, लेकिन मूल चीजों को हम लोगों को सोचना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ा रहे हैं वही कॉम्बिनेशन आएगा, वैसा ही कॉम्बिनेशन देखने में मिलेगा, वो तो देखने में ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि प्रश्न क्या आया है और इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। ये सबसे यक्ष प्रश्न है। अगर इसको ये समझ में आ गया, आप बाजी मार ले गए, नहीं समझ में आएगा तो घूमते रह जाइए, प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। हाँ भारती, बोलो क्या बात? गुरुजी फिर हम इसको वही जो आपने हमें पहले भी समझाया था कि लग्नेश और अष्टमेश का संबंध है। लग्नेश और अष्टमेश का संबंध 11th हाउस में बन रहा है और वो अशुभ प्रभाव में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु होगी। लेकिन लग्नेश और अष्टमेश का संबंध है और वो शुभ प्रभाव में है, और सूर्य और चंद्रमा भी जो पोषण और उसके कारक है। तो ओवरऑल अगर दोनों में से एक कॉम्बिनेशन लग जाता है, सपोज करो लग्नेश और अष्टमेश अशुभ प्रभाव में है लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो है वो अच्छी कंडीशन में है, तो फिर हम उसको मृत्यु में कन्वर्ट नहीं मानेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं गुरुजी? कह सकते हैं। जी। तो कहीं भी लग्नेश और अष्टमेश का बन रहा हो तो उसके पहले हमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेना चाहिए, तब जाके हम। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। देखो, सूर्य और चंद्रमा ही तो हमारा जीवन दाता और पोषण दाता है, बात समझिए। जी, आपने पहले यही बताया था कि अगर लग्नेश और अष्टमेश का संबंध 11th में भी बन रहा है तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे, हम ये देखेंगे कि वो शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है। अगर वहां भी वो अशुभ प्रभाव में है, भले ही वो 11th में है, लेकिन फिर भी हम उसको मृत्यु मानेंगे। ऐसा ही हमने समझा था कि वैसा ही वो 4th भाव में है, लग्नेश और अष्टमेश उसका संबंध बन रहा है, वहां अशुभ प्रभाव में है, तो भी हम मृत्यु को ही मानेंगे। जी, ऐसा आपने। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब कुमार प्रवीण, बोलो भाई। तो इससे जो पहले जो बताया था कि शनि अगर अष्टम में है, नवम में है, तो वो भी पहले हम सूर्य और चंद्रमा को वो करेंगे, मतलब उसकी स्थिति देखेंगे, तभी अगर शनि अष्टम में नवम तभी मृत्यु मानेंगे ना गुरु जी? सूर्य और चंद्रमा को तो देख ही लेना चाहिए जीवन मृत्यु के संदर्भ में भाई। ठीक है। गुरु जी श्लोक में लिखा तो है कि अगर सूर्य नवम भाव में हो तो रोग माना जाए, मृत्यु नहीं। हाँ, सूर्य नवम भाव में हो तो रोग माना जाए, मृत्यु नहीं, ऐसा कह सकते हैं। जी। हमने कहा जो बारीक है वो भूल भी जाए तो मोटा चीज जो है नहीं, ये याद रहे। हम सारे, आपने पहले क्लास से लेकर के आप पीएचडी तक, आप लोग ने जो भी अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं हमारे क्लास में, उनको क्या सारा एबीसीडी सब याद है क्या? कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। जो याद रहा वही ज्ञान है और जो भूल गए वही शिक्षा थी। ठीक है ना? तो हम लोगों को भी यहाँ जो याद रहेगा वो ज्ञान बचेगा, और जो याद रहने वाला चीज है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मूल चीज है जिसको हमको याद रखने की जरूरत है, और वो याद रह जाएगा। ठीक है ना? तो जीवन मरण की बात लग्न के बगैर कैसे होगा? ठीक है, अष्टम के बगैर मृत्यु की बात कैसे होगी? तो इसीलिए लग्न अष्टम आना है। अब क्या है, अलग से सुख भी है कि पति को सुख ही नहीं है तो मृत्यु है, तो चतुर्थ की भी बात आ गई। तो यहाँ पे आप दो चीज बोल सकते हैं, शंका हो तो रोग बोल सकते हैं, शंका नहीं हो तो मृत्यु बोल सकते। ठीक है, अब षट पंचाशिका का कुछ श्लोक है जो उस जमाने में जब राजा महाराजाओं में युद्ध होता था, संधि होती थी, तो बहुत ही प्रयुक्त था। आज उसको कोर्ट कचहरी के मामले में
हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको समझते हुए मैं सोचता हूं कि कुछ पढ़ा देता हूं, ठीक है ना, बता देता हूं, आप लोग वहां पढ़िएगा। तो कहता है मार्गनीर वर्तते शत्रु पापे शत्रु गृहाश्रिते चतुर्थे गैरपि प्राप्त शत्रुर्भग्नो निवर्तते। मैं सीधा श्लोक के छोड़ देता हूं और आ जाता हूं हिंदी टीका पर कि पाप ग्रह षष्ठ भाव में बैठा हो तो शत्रु मार्ग से ही लौट जाता है। क्यों? छठा शत्रु है और उसी में पापी ग्रह है, तो वो कहां से हमारा सामना कर पाएगा? उसको मन में भय हो जाएगा कि सामने वाला मजबूत है और वो उससे हम हार जाएंगे, इसीलिए वो रास्ते से लौट जाता है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सामने पहुंचा हुआ शत्रु भी मार खाकर हट जाता है। अब चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सामने से पहुंचा हुआ शत्रु भी मार खाकर क्यों हट जाता है? क्योंकि ये दसवां से चतुर्थ है, हम लग्न है, हमारा शत्रु सप्तम है, सप्तम से दसम है और हमारे शत्रु का कर्म जो है वही चतुर्थ हुआ। इसीलिए चतुर्थ में यदि पाप ग्रह हो तो हमारा शत्रु जो है मार खाकर अर्थात हार कर लौटता है या मार खाकर लौट जाता है, ऐसा कहेंगे। हम लोगों ने ये नवम सप्तम चतुर्थ दशम पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ आसान है। अब कहता है प्रश्न लग्न में चौथे मीन, प्रश्न लग्न से चौथे स्थान में कौन कौन सी राशि हो? मीन, वृश्चिक, कुंभ, कर्क राशि हो तो शत्रु की पराजय होती है। यदि चतुष्पद राशि चौथे में हो तो शत्रु स्वयं भाग खड़ा होता है। तो अब यहाँ मीन है, वृश्चिक है, कुंभ है, कर्क है, ये में से कोई चतुष्पद नहीं है, ठीक है। एक तो जल तत्व की राशियां हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन, और उस पर से कुंभ एक आ गया शनि वाला, और उसके बाद चतुष्पद राशि है, चतुष्पद में वृष आ जाएगा, मेष आ जाएगा, ठीक है ना। ये राशियां होती हैं। तो इसमें अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको बहुत बारीकी से मेरे समझ में भी नहीं आता। तो चतुष्पद राशि जो होते हैं मेष, सिंह, धनु, वृष, कहता है ग्रह से रहित हो तो शत्रु मार्ग से लौट जाता है, आपके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। वहां ये राशि हो और उस राशि में कोई ग्रह नहीं हो। चतुर्थ में सूर्य और चंद्र हो तो शत्रु की सेना नहीं आती है, उसको पहले ही ज्ञान हो जाता है कि हम वहां नहीं लड़ सकेंगे, वो नहीं आता है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु, बुध, शुक्र हो तो शत्रु की सेना बहुत जल्दी आ जाती है, उसके ऊपर बहुत पावर होता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। यदि स्थिर लग्न में गुरु और शनि बैठा हो तो परीक्षक से कहे कि शत्रु का आगमन नहीं होगा। जो प्रश्न पूछने वाला है, यदि उसके लग्न में गुरु और शनि बैठ जाए तो हम कहेंगे कि शत्रु का आगमन नहीं होगा, क्योंकि एक तो गुरु बैठ गया, दूसरी तरफ से शनि बैठ गया, तो शनि बैठ करके ये बता रहा है कि हम हारेंगे नहीं, गुरु बैठ करके ये बता रहा है कि कोई भी समस्या का समाधान हो जाएगा, चिंता नहीं। ये हम लोगों ने पहले बहुत शुरू में पढ़ा है कि अशुभ ग्रह लग्न में हो तो हमारी जीत होती है। यदि तीसरे, छठे तथा पांचवें, तीसरा, छठा, पांचवा, जरा नंबर देखिएगा, तीसरे से तीसरा वात और छठा, तीसरे से तीसरा पांचवा और छठा, ये 3 स्थान हो गया। पाप ग्रह हो तो शत्रु से भेंट होती है तथा यदि चौथे पाप ग्रह हो तो शत्रु हट जाते हैं। तो चौथे पाप ग्रह में तो शत्रु आएगा ही नहीं, हट ही जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। यदि तीसरे, छठे और पांचवें में पाप ग्रह हो तो शत्रु से भेंट होती है। तो तीसरे में पाप ग्रह हो तो वो अपना बल दिखाना चाहेगा, छठे में पाप ग्रह हो तो वो ताकत लगाना चाहेगा, पांचवें में पाप ग्रह हो तो ये क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कुछ चीजें जो समझ में नहीं आता उसको लेकर के हम आगे नहीं बढ़ते। अब क्या है कि क्या ये पांचवा सप्तम का एकादश है, इसीलिए यदि वहां पाप ग्रह हो तो शत्रु को लाभ नहीं होने का या लाभ होने का गुमान होता है, इसीलिए उससे भेंट हो जाता है।
ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने एक छोटा सा क्लू दे दिया कि चूंकि अपोजिशन को सप्तम से देखते हैं और सप्तम से 11वें स्थान 5th स्थान होता है, तो ऐसे में क्या इसी भाव को लेकर के चलेंगे। यदि दशम लग्न और सप्तम भाव सौम्य ग्रह हो, दशम लग्न और सप्तम भाव में सौम्य ग्रह हो, तो नगरपति अस्थाई की विजय होती है। भाई ये दशम में और लग्न में, सप्तम को छोड़ दीजिए, दशम में और लग्न में सौम्य ग्रह होंगे तो जो अस्थाई रूप से नगरपति है, राजा है, उसका विजय होगा। और चतुर्थ में और सप्तम में यदि शुभ ग्रह हो तो जो सामने वाला है उसका विजय होगा, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ कहता है कि उक्त दशम सप्तम में मंगल शनि बुध गुरु शुक्र हो तो पराजय, और यदि 9वें स्थान में हो तो विजय। अब 9वें स्थान से हमारा विजय, हमारे भाग्य की बात हो रही है। यहाँ कह रहा है कि मंगल शनि बुध गुरु शुक्र अर्थात मिले जुले प्रभाव हों, कि लड़ने आएगा तो लड़ भी लेंगे, या मैत्री करने आएगा तो मैत्री भी कर लेंगे। ऐसे में राजा का विजय हो जाता है। और हमने जो आपको बताया कि इसको दो ही चीजों से समझ सकते हैं कि लग्न और दशम में यदि सौम्य ग्रह हो तो स्थाई का जो स्थाई राजा होता है उसका विजय होता है, और सप्तम और चतुर्थ में यदि शुभ ग्रह हो तो जो हमारा अपोजिशन होता है उसका विजय होता है। यहाँ पे अन्य भावों में शुभ अशुभ ग्रहों की जांच कर लें, लग्न एवं चंद्रमा को देखना न भूलें। लग्न से चंद्रमा जितनी राशि पर हो, यदि उनके मध्य कोई भी ग्रह न हो तो उतने दिवस में शत्रु का आगमन होता है। लग्न से चंद्रमा जितने राशि में हो, प्रवीण जी याद रखिएगा, लग्न से चंद्रमा 7वीं राशि में है, 7 भाव आगे है तो 7वें दिन शत्रु का आगमन होगा, 10 भाव आगे है तो 10वें दिन शत्रु का आगमन होगा। ऐसा ही हम लोग कहेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा। षटपंचाशिका का श्लोक ये समाप्त किया। श्लोक संख्या लिखा देते हैं आप लोगों को, 42 अब हम लोग 43 प्रश्नदीप से जो प्रश्न आया है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न है। सर जो आपने शुरू में बताया था कि अगर छठे में पाप ग्रह बैठे हो तो शत्रु जो है वापिस चला जाता मार्ग पे ही। फिर हम दूसरे लास्ट में जाके आपने कहा कि अगर तीसरे 5वें और छठे में अगर पाप ग्रह हो तो शत्रु जो है वो हो जाएगा, उससे मुलाकात हो जाती है जी। तो मतलब इन मुलाकात हो तीन, जाती है, बात हो जाती है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये अगर खाली छठे में पाप ग्रह है तो शत्रु जो है मार्ग से लौट जाएगा, और अगर इन तीनों में पाप ग्रह है तो भेंट हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगला क्लास फिर लेना है। फिर आप लोग कौन दिन है, फिर थर्सडे को है, ठीक है ना। थर्सडे को मिलते हैं, ओम प्रकाश जी को बोलेंगे फिर कोई नई पत्रिका के साथ आए, और आगे फिर हम लोग इसी तरह से बढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्ते गुरुजी।